कभी ये सोचा है कि इतने स्मार्ट, इतने समझदार लोग भी जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां कैसे कर देते हैं? आज हम इन्हीं छिपी हुई मनोवैज्ञानिक वजहों के बारे में जानेंगे जो अक्सर अच्छे भले इन्वेस्टर्स को फेल करा देती हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए। ये बात उस बुनियादी टकराव को बिल्कुल साफ कर देती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो बाजार है जो मौकों से भरा है, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जिनका बर्ताव अक्सर लॉजिक पर नहीं बल्कि भावनाओं पर चलता है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसकी जड़ तक हम आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। है ना ये एक मजेदार पहेली कि जिन लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी समझ है, वो भी पैसों के मामले में आखिर चूक कैसे जाते हैं? तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके पीछे की वजहों को जानेंगे और आखिर में सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए एक ऐसी सच्चाई से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। कई बार होता यह है कि बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके बनाई गई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी उन लोगों के लिए काम नहीं कर पाती जो उसे इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? ये कुछ आम पैटर्न है जो लोग बार-बार दोहराते हैं। इसे डंप मनी का विरोधाभास कहते हैं। मतलब निवेशक अक्सर तब खरीदते हैं जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है और दाम आसमान पर होते हैं, और तब बेच देते हैं जब डर का माहौल होता है और दाम गिरे हुए होते हैं। यानी ठीक वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो असल जड़ जानकारी की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये है कि जब हालात साफ नहीं होते, अनिश्चित होते हैं, तो हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे जाता है। हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक आदतें वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। तो आइए मिलते हैं कहानी के असली खलनायकों से। ये वो दिमागी शॉर्टकट्स या कह लें कि आदतें हैं जो हमारे अच्छे भले रिटर्न को बर्बाद करके रख देती हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर विलन है लॉस एवर्जन। अब ये क्या है? इसको ना ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको 1000 रुपये मिले, जितनी खुशी होगी, 1000 रुपये खोने का दुख उससे लगभग 2 गुना महसूस होगा। मतलब नुकसान का दर्द फायदे की खुशी पर हमेशा हमेशा भारी पड़ता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका असर एकदम साफ दिखता है। देखिए, घाटे का मनोवैज्ञानिक वजन फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा भारी होता है, और यही वजन हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। तो इस दर्द से बचने के चक्कर में होता क्या है? होता ये है कि हम छोटे मोटे मुनाफे लेकर अच्छे निवेश से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और जो निवेश घाटे में है उन्हें इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो कभी तो वापस ऊपर आएंगे। और सबसे बुरा, हम बाजार के गिरते ही अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही छोड़ देते हैं। हमारा अगला विलन है ओवर कॉन्फिडेंस। ये कुछ वैसा ही है जैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो औसत से बेहतर ड्राइवर हैं, जो कि हो नहीं सकता, है ना? बस इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। हमें लगता है कि हम बाजार को दूसरों से बेहतर समझ सकते हैं, उसे मात दे सकते हैं। और इसी अति आत्मविश्वास के चलते लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, जो लगभग नामुमकिन है। अपनी गट फीलिंग के लिए एक टेस्टेड सिस्टम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और उन फैक्ट्स को तो देखना ही नहीं चाहते जो हमारी राय के खिलाफ हो। और हमारा आखिरी विलन है रीसेंसी बायस। हमारा दिमाग ना हाल में हुई घटनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देता है। जब बाजार तेज़ी से ऊपर जा रहा हो तो हमें लगता है कि ये हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, और जब मंदी आती है तो ऐसा डर बैठ जाता है कि ये भूल जाते हैं कि बाजार वापस भी उठता है। इसका नतीजा, लोग हॉट ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, और जैसे ही कोई स्ट्रैटेजी कुछ समय के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करती, मान लेते हैं कि वो हमेशा के लिए बेकार हो गई है। अक्सर ट्रेंड बदलने से ठीक पहले लोग अपनी पोजीशन बेच देते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसी कई रणनीतियां काम ही इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें अपनाना दिमागी तौर पर मुश्किल होता है। गिरते बाजार में खरीदना हिम्मत का काम है, और यही हिम्मत लंबे समय में रिटर्न देती है। सोचिए, अगर ये आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता, और फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा फायदा बचता ही नहीं। तो सवाल यह है कि जब हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन है, तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है इंसानी भावनाओं को इस पूरे समीकरण से ही बाहर कर देना। और ये तभी हो सकता है जब हम एक व्यवस्थित यानी एक सिस्टम पर आधारित तरीका अपनाएं। यहाँ पे ना सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाता है।
सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छा फील हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे बनाए हुए नियमों पर, मेरे रूल्स पर खरा उतरता है। मतलब फैसले फीलिंग से नहीं बल्कि फैक्ट्स और नियमों से लिए जाते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव। एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए इन कदमों पर ध्यान देना होता है। मतलब सिर्फ खतरों से बचना नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी ढूंढना, उसे सही दाम पर खरीदना और अपने फैसलों को डेटा के साथ लगातार चेक और वैलिडेट करते रहना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन्वेस्टिंग में असली बढ़त, असली एज भविष्यवाणियां करने से नहीं बल्कि एक अनुशासित प्रोसेस को फॉलो करने से मिलती है। असली खेल हर बार सही होने का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल है एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने का जो लंबे समय में आपको फायदे में रखे, भले ही बीच में कुछ फैसले गलत क्यों ना साबित हों। ये संभावनाओं का खेल है, किसी जादू का नहीं। जरा सोचिए, एक सिस्टम में कोई ईगो नहीं होता, वो भावनाओं में आकर नहीं थकता, उसे इस बात का कोई दबाव नहीं होता कि बाजार में क्या कहानियां चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बिना थके, बिना चूके पूरी तरह अनुशासन में रहता है। परफेक्ट डिसिप्लिन। और ये बात हमें वापस उसी मूल विचार पर ले आती है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट की उठापटक नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग होता है। आखिर में एक अच्छे सिस्टम का असली मकसद ही यही है कि वो निवेशक को उसकी अपनी ही भावनात्मक कमजोरियों और मनोवैज्ञानिक गलतियों से बचाए रखे। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो असली खतरा, असली रिस्क क्या मार्केट में है या फिर उस आईने में है जिसमें हम खुद को देखते हैं। नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और एक बहुत ही पावरफुल पर शायद थोड़ा उल्टा लगने वाले तरीके को जानेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वांटिटेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मार्केट में जीतने का असली राज बस हारने से बचना हो। आमतौर पर हम सब इन्वेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने का एक खेल समझते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इस पूरे नजरिए को ही पलट दें? देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सबसे सस्ते स्टॉक्स ढूंढने निकलते हैं। लेकिन एक क्वांटिटेटिव अप्रोच कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि नहीं, पहले सबसे खतरनाक स्टॉक्स को रास्ते से हटाओ। तो आज हम इसी बुनियादी बदलाव पर फोकस करेंगे। सिर्फ सस्ता खोजने के बजाय पहले उन फाइनेंशियल लैंडमाइन से कैसे बचा जाए जो सब कुछ तबाह कर सकती हैं। तो सस्ता होना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? चलिए समझते हैं। अक्सर जो स्टॉक हमें सस्ता दिखता है ना, वो किसी बहुत ही ठोस वजह से सस्ता होता है और इसमें दो बहुत बड़े छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। ये दो बड़े खतरे हैं। पहला, फ्रॉड और अर्निंग्स में हेरफेर, और दूसरा फाइनेंशियल संकट और कंपनी के दिवालिया हो जाने का रिस्क। और यकीन मानिए, अगर इन दो चीजों को चेक नहीं किया गया तो निवेशक सीधा एक वैल्यू ट्रैप में जाकर फंस सकता है। तो चलिए पहली वाली लैंडमाइन पर आते हैं, फाइनेंशियल भ्रम को पहचानना। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कंपनियां अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके अपनी असली सेहत को छिपा सकती हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि अकाउंटिंग में दिखाई गई कमाई असली कैश के बराबर नहीं होती। एक कंपनी कागज़ पर आंकड़ों में बहुत सस्ती लग सकती है, जबकि असल में अंदर ही अंदर उसकी नींव खोखली हो रही हो। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक्रूअल्स। सीधे शब्दों में कहें तो एक्रूअल्स किसी कंपनी की कागजी कमाई और उसकी असली कैश कमाई के बीच का अंतर है। और ये संभावित हेरफेर को पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग यानी खतरे का निशान है। तो सवाल ये है कि हाई एक्रूअल्स एक वार्निंग साइन क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, ये बताता है कि कमाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कंपनी शायद अपनी अर्निंग्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये शायद लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। इसलिए जिन कंपनियों के एक्रूअल सबसे ज्यादा हैं, उन्हें पहले ही फिल्टर करके हटा देना रिस्क कम करने का एक जबरदस्त पहला कदम है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर, यानी उन कंपनियों से बचना जिनकी नींव ही कमजोर है। ये वो कंपनियां हैं जो फंडामेंटली बहुत वीक हैं और जिनके फेल होने का अच्छा खासा खतरा है। जरा इस नंबर को देखिए, -100%। सोचिए, ये वो नुकसान है जो आपको हो सकता है अगर कोई एक कंपनी दिवालिया हो जाए। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये हमें बताता है
कि रिस्क कितना ज्यादा हो सकता है। कहते हैं ना कि एक दिवालियापन सालों की कमाई पर पानी फेर सकता है, और ये बिल्कुल सच है। आपकी सालों की मेहनत और कंपाउंडिंग की ताकत सब एक झटके में खत्म हो सकती है। तो कैसे पहचानें किसी कंपनी की कमजोर नींव को? कुछ साफ संकेत हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कर्ज होना, ब्याज चुकाने में मुश्किल होना, कैश की कमी और लगातार घटता हुआ मुनाफा। क्वांटिटेटिव मॉडल्स ठीक इसी तरह के मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके उन कंपनियों को ढूंढ निकालते हैं जिन पर फाइनेंशियल संकट का खतरा होता है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटिफाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ट्रेडिशनल आइडिया को हम एक बिल्कुल नया, एक ज्यादा मजबूत रूप देंगे। देखिए, पारंपरिक सोच क्या है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर स्टॉक मिल जाए, बस। लेकिन क्वांटिफाइड व्यू इससे कहीं आगे जाता है। वो कहता है कि असली मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ कीमत में नहीं है, बल्कि कीमत के साथ साथ बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी में भी है। मतलब स्टॉक सस्ता भी हो, कंपनी ईमानदार भी हो, अपना कर्ज चुकाने लायक हो और लंबे समय तक टिकने वाली भी हो। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि करना क्या है, पर सवाल है कैसे। तो चलिए अब उस प्रोसेस की बात करते हैं जो हमें इन आपदाओं से बचा सकता है। ये एक बहुत ही अनुशासित तरीका है और इसका क्रम, इसका सीक्वेंस बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले धोखाधड़ी और मैनिपुलेशन के रिस्क को हटाओ, फिर फाइनेंशियल संकट के रिस्क को हटाओ, इसके बाद आते हैं क्वालिटी मेट्रिक्स, और सबसे आखिर में हम वैल्यूएशन देखते हैं। याद रखिए, वैल्यू देखने से पहले रिस्क को हटाना जरूरी है, हमेशा। इस पूरी बात को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। बिना लैंडमाइंस हटाए सस्ते स्टॉक खरीदना ठीक वैसा ही है जैसे डिस्काउंट वाली दुकान से बिना एक्सपायरी डेट चेक किए सामान खरीदना। इससे बेहतर तरीके से शायद इस बात को नहीं कहा जा सकता। तो सवाल ये है कि जब हम रिस्क को पहले रखते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? और नतीजा वाकई हैरान करने वाला है। चलिए देखते हैं कि क्यों डिफेंसिव खेलना ही आपको चैंपियन बनाता है। अब जरा इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। ये जो नतीजा दिखा रहा है वो थोड़ा उल्टा लग सकता है। देखिए, जब हम सबसे खराब कंपनियों को सिस्टम से बस बाहर निकाल देते हैं तो उससे सिर्फ हमारा रिस्क ही कम नहीं होता, बल्कि लंबे समय में हमारे रिटर्न्स भी असल में बेहतर हो जाते हैं। रिस्क फिल्टर्ड स्ट्रैटेजी में वॉलेटिलिटी कम है और रिटर्न्स ज्यादा हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बाजार में सबसे बड़े विनर्स को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है सबसे बड़े लूजर्स से बचना। ये तरीका आपकी कैपिटल को महफूज रखता है और कंपाउंडिंग की असली ताकत को अपना काम करने का मौका देता है। तो मैं बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। क्या इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छा ऑफेंस एक अच्छा डिफेंस ही है? जरा सोचिएगा इसके बारे में। नमस्कार। चलिए आज निवेश की दुनिया के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी को पहचाने कैसे। लेकिन यहाँ हम कहानियों पर नहीं बल्कि सीधे सीधे आंकड़ों पर, नंबर्स पर फोकस करेंगे। अरे ये कहानी तो बहुत लोगों की है ना? कोई स्टॉक देखते हैं, लगता अरे वाह ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है और हम उसे खरीद लेते हैं, लेकिन फिर वो और नीचे जाता रहता है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है हम सब जानते हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसे वैल्यू ट्रैप कहा जाता है। ये ना एक ऐसे सुंदर से दिखने वाले फल की तरह है जो अंदर से पूरा सड़ा हुआ हो। मतलब बाहर से तो बड़ा सस्ता और आकर्षक, लेकिन अंदर से बिजनेस बिल्कुल खोखला। तो चलिए इस वैल्यू ट्रैप की जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ सस्ते दिखने वाले स्टॉक्स असल में निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा जाल बन जाते हैं? देखिए, वजह काफी सीधी है। कुछ कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही पुराना हो चुका होता है, या फिर उन्हें अपना धंधा चलाने के लिए लगातार बहुत सारा पैसा झोंकना पड़ता है, जिस पर रिटर्न लगभग 0 मिलता है। सच तो ये है कि वो धीरे धीरे शेयर होल्डर्स का पैसा जला रही होती हैं। वो सस्ती हैं ही इसलिए क्योंकि वो उसी लायक है। तो अगर सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है, तो फिर एक इन्वेस्टर का असली गोल, असली मकसद क्या होना चाहिए? चलिए इस नई सोच को समझते हैं जो इन्वेस्टिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी कि कमजोर मतलब एकदम कचरा कंपनियों को कौड़ियों के भाव पर खरीद लो। लेकिन असली समझदारी इसमें है कि हम एक हीरा ढूंढें, एक मजबूत कंपनी, और उसे तब खरीदें जब वो किसी वजह से एक वाजिब, एक सही दाम पर मिल रही हो।
तो फिर अगला बड़ा सवाल ये आता है कि हम एक मजबूत और अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी को पहचाने तो पहचाने कैसे? इसके लिए हमें मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी कहानियों पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर, आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं कि वो कौन से आंकड़े हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी नियम है। हम भविष्य की बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन नंबर्स को देखेंगे जो कंपनी की असली हेल्थ, उसकी असली सेहत बताते हैं, क्योंकि आंकड़े वो झूठ नहीं बोलते। और इन सभी आंकड़ों में से भी एक ऐसा मीट्रिक है जो बाकियों से कहीं कहीं ज्यादा मायने रखता है, और वो है ROIC, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाए गए हर एक रुपए पर कितना कमा रही है। ये उसकी असली कमाई करने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जरा इस स्लाइड पर जो फर्क है उसे देखिए। अगर एक कंपनी लगातार 20% का ROIC कमा रही है, जबकि उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां सिर्फ 8% पर अटकी हुई हैं, तो ये साफ है उस कंपनी के पास कुछ तो ऐसा खास है, कोई ऐसी मजबूत बढ़त है जो दूसरों के पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन और कहानियां सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसके नंबर्स, खासकर उसका ROCI लगातार मजबूत है, तो वो नंबर्स खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि ये एक बेहतरीन और टिकाऊ बिजनेस है। अच्छा, क्वालिटी का एक और बहुत जरूरी पहलू है कैश। देखिए, जो कागजी मुनाफा होता है ना, उसमें हेरफेर करना मुमकिन है, उसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फ्री कैश फ्लो, वो तो असली नकदी है जो कंपनी की तिजोरी में आ रही है, उसमें हेरफेर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कैश फ्लो एकदम कमजोर है, या उसे अपना धंधा चलाने के लिए लगातार भारी पैसा लगाना पड़ रहा है, तो भाई सावधान हो जाइए, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तो कुल मिलाकर सच्ची क्वालिटी के दो मजबूत पिलर हैं। पहला, कंपनी का बिजनेस दमदार होना चाहिए, मतलब ऑपरेशनल स्ट्रेंथ। और दूसरा, उसकी बैलेंस शीट भी चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए, यानी उस पे ज्यादा कर्ज वगैरह ना हो। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बातें लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में इतनी जरूरी क्यों हैं। अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियां असल में एक तरह की कंपाउंडिंग मशीन होती हैं, जो वक्त के साथ वेल्थ बनाती हैं, दौलत बनाती हैं। इस स्लाइड पर बस एक नजर डालिए। ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि एक हाई ROC वाली कंपनी समय के साथ अपने निवेशकों के लिए कितनी तेजी से पैसा बनाती है। एक औसत कंपनी के मुकाबले ये अंतर छोटा मोटा नहीं, बल्कि जमीन आसमान का होता है। और इसका सिर्फ पैसों का ही फायदा नहीं है, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, एक मानसिक फायदा भी है। जब कोई जानता है कि उसने एक मजबूत, एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी में पैसा लगाया है, तो बाजार जब ऊपर नीचे होता है ना, तो घबराहट कम होती है। ये लंबे समय तक गेम में टिके रहने में मदद करता है। तो अब वो सबसे मजेदार हिस्सा आता है जहां हम इन दोनों जरूरी आइडियाज को एक साथ लाते हैं, क्वालिटी और वैल्यू। निवेश के लिए सबसे सही जगह, वो स्वीट स्पॉट कौन सा है? चलिए पता लगाते हैं। ये मैट्रिक्स पूरी कहानी को बड़े ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, जो कम क्वालिटी वाली कंपनियां हैं, वो चाहे सस्ती हों या महंगी, हमेशा एक ट्रैप ही होती हैं। उनसे तो दूर ही रहना है। हमारा लक्ष्य है ऊपरी बाएं कोने में पहुंचना, जहां एक बेहतरीन हाई क्वालिटी कंपनी एक अच्छी वाजिब कीमत पर मिल रही हो। तो ये एक पूरा डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले धोखाधड़ी और वित्तीय संकट वाली कंपनियों को अपनी लिस्ट से ही बाहर कर दें। फिर हमारे नंबर्स वाले तरीकों का इस्तेमाल करके सबसे अच्छी कंपनियों को चुनें, और आखिर में सिर्फ उन्हीं को खरीदें जो सही कीमत पर, सही वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्टिंग में सबसे बेहतरीन मौके तब मिलते हैं जब बाजार में डर का माहौल हो। जब किसी टेम्पररी बुरी खबर की वजह से एक शानदार कंपनी सस्ते दाम पर मिलने लगे, वही खरीदारी का असली समय होता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है, क्वालिटी पर ध्यान देकर हम सस्ता कचरा खरीदने की सोच से ऊपर उठते हैं और बेहतरीन टिकाऊ बिजनेस को तब खरीदते हैं जब बाजार उनकी असली कीमत को पहचानने में गलती कर रहा होता है। और सही मायनों में यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सार है। नमस्ते। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि कुछ कंपनियां बाजार में इतनी सस्ती क्यों नजर आती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका समझेंगे जिससे उन कंपनियों को खोजा जा सके जो वाकई में अंडरवैल्यूड हैं।
तो चलिए इस सवाल की तह में चलते हैं। देखिए, सस्ता होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी स्टॉक का दाम कम है। इसका असली जवाब ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। अगर सिर्फ एक अकेले रेशियो, मान लीजिए पीई रेशियो को देखकर निवेश का फैसला किया जाता है, तो ये बहुत भ्रामक हो सकता है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो किसी को गलत निवेश की राह पर ले जाए। तो सबसे पहले उन पारंपरिक तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें निवेशक अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तरीके अधूरे क्यों हैं और क्यों ये अक्सर हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखा पाते। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो इतिहास बताता है कि कम मल्टीपल वाले स्टॉक्स अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ एक पेच है। हर कॉमन रेशियो की अपनी एक अंधी गली है, एक ब्लाइंड स्पॉट है जो हमें पूरी कहानी कभी नहीं बताता। तो फिर इन कमियों को दूर कैसे किया जाए? इसका जवाब है अपने औजारों को, अपने टूल्स को अपग्रेड करना होगा। हमें कुछ ऐसे बेहतर मेट्रिक्स चाहिए जो हमें किसी कंपनी की सही कीमत का अंदाजा दे सकें। और इसकी शुरुआत होती है कंपनी की टोटल वैल्यू को मापने का तरीका बदलने से। पहला और सबसे बड़ा सुधार है मार्केट कैप की जगह एंटरप्राइज वैल्यू का इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू सिर्फ स्टॉक की कीमत नहीं देखती, ये कंपनी पर कितना कर्ज है और उसके पास कितनी नकदी है, इन सब को हिसाब में लेती है। इससे हमें कंपनी की वित्तीय सेहत की कहीं ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि क्यों दो कंपनियां जिनका मार्केट कैप भले ही एक जैसा हो, उनमें जोखिम का स्तर जमीन आसमान का हो सकता है। एक पर शायद बहुत कर्ज हो और दूसरी पूरी तरह कर्ज मुक्त हो सकती है। हमारा दूसरा अपग्रेड ये है कि हम किसी एक साल की कमाई के शोर और उतार चढ़ाव से बाहर निकलें। देखिए, किसी एक साल में तो कंपनी की कमाई बहुत ऊपर या नीचे जा सकती है। हमें ये समझना है कि उसकी असल टिकाऊ कमाई करने की ताकत कितनी है, जो लंबे समय तक बनी रहे। चलिए, अब हमारे पास बेहतर टूल्स तो हैं, पर असली ताकत तब आती है जब हम इन्हें एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मिलाने में ही असली जादू है। जैसा कहते हैं ना, अनेकता में ही बल है। किसी भी एक मीट्रिक पर टिके रहना, चाहे वो EV/EBIT जैसा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जानते हैं कैसा है? ये वैसा ही है जैसे एक दिन के मौसम को देखकर पूरे साल की जलवायु का अंदाजा लगाना। ये काम नहीं करता। तो जब हम EV/EBIT, फ्री कैश फ्लो यील्ड और ऐसे ही कई ज़रूरी सिग्नल्स को मिला देते हैं, तो हम एक मजबूत कंपोजिट मॉडल बनाते हैं। इससे होता क्या है? ये हमें किसी एक मीट्रिक की कमजोरी से बचाता है और वैल्यू की ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद तस्वीर देता है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर। यहाँ एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम। सिर्फ सस्ता होना ही सब कुछ नहीं है। असली जादू तब होता है जब एक सस्ती कीमत का मेल एक हाई क्वालिटी बिजनेस से होता है। इनसे तो बचकर ही रहना चाहिए। ये होते हैं वैल्यू ट्रैप। मतलब ये स्टॉक सस्ते दिखते तो हैं, पर उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। हो सकता है उनका बिजनेस ही खत्म हो रहा हो या वो किसी बुनियादी मुश्किल में फंसे हों। ऐसे स्टॉक में निवेश करना डूबते जहाज पर चढ़ने जैसा है। और दूसरी तरफ है ये शानदार कंपनियां जो बहुत महंगी हैं। अब इनमें दिक्कत ये है कि इनकी कीमत में उम्मीदें इतनी ज़्यादा भरी होती है कि अगर ग्रोथ में ज़रा सी भी कमी आई तो स्टॉक की कीमत धड़ाम से नीचे आ सकती है। कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचता। तो फिर असली मौका, असली खजाना कहाँ है? वो छिपा है उन बेहतरीन क्वालिटी वाली कंपनियों में जो किसी वजह से, अक्सर अस्थायी वजह से, डिस्काउंट पर मिल रही हैं। यही है वो स्वीट स्पॉट जिसे हमें ढूंढना है। और ये मौका बनता क्यों है? ये बनता है बिहेवियरल मिसप्राइसिंग की वजह से। मतलब निवेशक अक्सर बुरी खबरों पर कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं और घबराहट में आकर अच्छी कंपनियों के शेयर भी बेच देते हैं। इसी घबराहट का फायदा एक सिस्टमैटिक क्वांटिटेटिव अप्रोच उठा सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग हिस्से देखे हैं उन्हें एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। एक पूरा अनुशासित फ्रेमवर्क बनाते हैं जो सही निवेश ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। सबसे जरूरी बात क्या है? हम शुरुआत सस्ते स्टॉक खोजने से नहीं करते। नहीं, हम पहले खराब कंपनियों को, धोखाधड़ी वाली कंपनियों को हटाते हैं, फिर अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों को चुनते हैं और उसके बाद सबसे आखिर में हम ये देखते हैं कि उनमें से कौन सी कंपनी सही दाम पर मिल रही है। वैल्यूएशन हमारा आखिरी फिल्टर है, पहला नहीं। इसका मतलब साफ है,
ये प्रोसेस कहानियों या भावनाओं के बारे में नहीं है, ये आंकड़ों और अनुशासन के बारे में है। हम अगली बड़ी चीज खोजने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस एक ऐसे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो हमें लगातार अच्छे नतीजे दे सकता है। और ये बात हमें निवेश की दुनिया की एक बहुत मशहूर कहावत याद दिलाती है। आप पैसा तब बनाते हैं जब आप खरीदते हैं, न कि जब आप बेचते हैं। जब आप किसी चीज को उसकी असली कीमत से कम में खरीदते हैं, तभी आप अपने लिए सेफ्टी और अच्छे रिटर्न की गुंजाइश बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर चुकाई गई कीमत ही हमारे रिटर्न की नींव है, तो क्या हम वैल्यू को नापने के लिए सबसे मजबूत, सबसे बेहतरीन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखिए, एक शानदार कंपनी भी खराब निवेश साबित हो सकती है अगर उसके लिए कीमत बहुत ज्यादा चुकाई गई हो। एक अनुशासित प्रोसेस ही है जो एक मजबूत बिजनेस को एक बेहतरीन निवेश में बदल सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब कीमत सही हो। अक्सर ऐसा होता है कि एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट आइडिया होता है, पर वो काम नहीं करता। देखिए, समस्या आइडिया में नहीं, बल्कि एक सिस्टम की कमी में होती है। आज हम वही सिस्टम बनाने जा रहे हैं, एक क्वांटिटेटिव वैल्यू इन्वेस्टिंग मशीन का पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मशीन की शुरुआत जाहिर है अच्छे पार्ट से होती है। हमारे केस में इसका मतलब है 4 स्टेप की एक फिल्टरिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो हम खराब कंपनियों को बाहर निकालते हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जहां धोखाधड़ी का या फिर वित्तीय बर्बादी का खतरा हो। फिर हम हीरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि हाई क्वालिटी बिजनेस। और आखिर में हम अच्छी डील्स की तलाश करते हैं, ऐसे स्टॉक जो अपनी असल कीमत से कम में मिल रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन सब पुर्जों को एक साथ जोड़ा कैसे जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी हाई परफॉर्मेंस इंजन के सारे हिस्से तो पास में हों, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल ना हो। तो चलिए थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो प्रैक्टिकल हो और जिसे टेस्ट भी किया जा सके। तो चलिए अपनी मशीन बनाने का पहला कदम उठाते हैं और इसमें एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर जोड़ते हैं, कन्फर्मेशन सिग्नल। मतलब हम सिर्फ अपने विश्लेषण पर ही भरोसा नहीं करेंगे, हम बाजार को खुद ये बताने का मौका देंगे कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो ये corroborative सिग्नल आखिर है क्या चीज़? इसे एक भरोसेमंद एक्सपर्ट की दूसरी राय की तरह समझिए। ये हमें एक असली सौदे और एक वैल्यू ट्रैप के बीच फर्क करने में मदद करता है। वैल्यू ट्रैप मतलब एक ऐसी कंपनी जो किसी बहुत बड़ी वजह से सस्ती है। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है इनसाइडर बाइंग। देखिए, जब कंपनी चलाने वाले लोग खुद ही अपना पैसा लगाकर स्टॉक खरीद रहे होते हैं, तो ये आत्मविश्वास का एक बहुत मजबूत संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ जब वे बड़ी तादाद में अपने शेयर बेच रहे होते हैं, तो ये आने वाली किसी मुसीबत का संकेत भी हो सकता है। अच्छा, कंपनी के अंदर के लोग क्या कर रहे हैं, उससे अलावा भी हम बाजार के दूसरे संकेतों को देख सकते हैं। शॉर्ट इंटरेस्ट से पता चलता है कि कितने लोग स्टॉक के गिरने पर दांव लगा रहे हैं। मोमेंटम से पता चलता है कि स्टॉक की कीमत अब स्थिर हुई है या नहीं। और इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग से ये मालूम होता है कि बड़े खिलाड़ी मतलब बड़े-बड़े फंड्स क्या कर रहे हैं। ये सारे सिग्नल हमारी प्रक्रिया में फिल्टरिंग की एक और लेयर जोड़ते हैं। अब जैसे ही हम अपने सिस्टम में और डेटा जोड़ते हैं, हमें क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के एक बहुत बड़े जाल से सावधान रहना होगा, और वो है ओवरफिटिंग। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जहां हम उन पैटर्न्स को देखने लगते हैं जो असल में होते ही नहीं हैं। ये कहावत इस खतरे को बिल्कुल सही बयां करती है। अगर आप डेटा को बहुत ज्यादा मरोड़ेंगे तो वो कुछ भी कबूल कर लेगा। आपको ऐसे पैटर्न मिल जाएंगे जो शायद अतीत में तो कमाल के लगे, लेकिन भविष्य के लिए पूरी तरह से बेकार साबित हों। इस बात को और मजेदार तरीके से समझने के लिए ये देखिए, बांग्लादेश में मक्खन का उत्पादन और अमेरिकी स्टॉक मार्केट, दोनों का आपस में क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, लेकिन आंकड़ों में एक जबरदस्त कनेक्शन दिखता है। ये नकली सहसंबंध या स्पूरियस कोरिलेशन का एक क्लासिक उदाहरण है, और ओवरफिटिंग का सार भी यही है। तो इस जाल से बचा कैसे जाए? यहाँ कुछ खतरे की घंटियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्या मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? क्या उसके काम करने के पीछे कोई कॉमन सेंस वाला कारण नहीं है? क्या उसे सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि उसने बैक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है, तो सावधान हो जाने का वक्त है।
इसके ठीक उलट एक सच में मजबूत इन्वेस्टमेंट मॉडल की नींव हमेशा टिकने वाले सिद्धांतों पर बनी होती है। वो सरल होता है, समझ में आता है और उसने अलग अलग समय और अलग अलग बाजारों में काम करके खुद को साबित किया होता है। हमें बिल्कुल ऐसा ही मॉडल बनाना है। चलिए अब उन मेन डिजाइन प्रिंसिपल्स पर आते हैं जो ये पक्का करेंगे कि हमारी मशीन मजबूत बने और किसी भी तरह के बाजार का सामना कर सके। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है सिंप्लिसिटी, सादगी। एक सरल, समझने में आसान मॉडल जो इस ठोस पिरामिड की तरह हो, वो ताश के पत्तों के घर जैसे कॉम्प्लेक्स मॉडल से लगभग हमेशा बेहतर ही होता है। कॉम्प्लेक्स मॉडल बहुत नाजुक होते हैं और जैसे ही बाजार के हालात बदलते हैं वे ढह जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि हम सख्त नियमों की जगह रैंकिंग का इस्तेमाल करें। मतलब ये कहने के बजाय कि हम केवल 10 से कम पीई रेशियो वाले स्टॉक ही खरीदेंगे, ये कहना कहीं बेहतर है कि हम बाजार में मौजूद सबसे सस्ते 10% स्टॉक खरीदेंगे। ये तरीका हमारे सिस्टम को बदलते बाजार के हिसाब से ढलने में मदद करता है और हमेशा इस बात पर फोकस रखता है कि अभी क्या सस्ता है। और ये हमें हमारे अगले सिद्धांत पर लाता है, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जैसे एक अकेली छड़ी को तोड़ना आसान होता है, एक अकेला स्टॉक हमेशा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन छड़ियों का एक बंडल बहुत मजबूत होता है। हमारे सिस्टम की असली ताकत एक या दो विनर चुनने में नहीं है, बल्कि कई स्टॉक्स के पोर्टफोलियो पर अपनी स्ट्रैटेजी को लागू करने से आती है। और यहीं इस सिस्टम का असली जादू छिपा है। ये सिर्फ ज्यादा रिटर्न बनाने के बारे में नहीं है, ये हमें बड़े नुकसान और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के बारे में भी है। इसकी असली ताकत बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस देने की क्षमता में है। तो हमने एक जबरदस्त मशीन तो बना ली है, लेकिन एक आखिरी हिस्सा अभी भी बाकी है, और वो सबसे अहम है, वो इंसान जो इसे चलाएगा। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी, एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारी अपनी भावनाएं और अनुशासन की कमी है। अगर डर या लालच में आकर सिस्टम के नियमों को तोड़ा जाता है, तो दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल भी नहीं बचा सकता। तो इसका हल क्या है? ऑटोमेशन। पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करके हम अनुशासन लागू करते हैं और खुद को अपनी ही भावनात्मक गलतियों से बचाते हैं। ये इस बात को पक्का करने की कुंजी है कि हम योजना पर टिके रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये रहा हमारा पूरा 8 स्टेप का ब्लूप्रिंट। बुरे को फिल्टर करने से लेके अच्छे को रैंक करने तक, संकेतों से पुष्टि करने और अंत में डाइवर्सिफाई, रीबैलेंस और अनुशासित रहने तक, ये है एक बेहतर इन्वेस्टमेंट मशीन बनाने की पूरी प्रक्रिया। ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसे दौर जरूर आएंगे जब लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, लेकिन यही मुश्किल दौर ही लंबी अवधि में मिलने वाले बेहतर रिटर्न की कीमत है। अगर ये हमेशा आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता और फिर कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होता। और यही है हमारा आखिरी और सबसे बड़ा सबक। असली बढ़त भविष्य देखने की क्षमता में नहीं है। असली बढ़त एक तर्कसंगत प्रक्रिया बनाने में और उस पर तब भी टिके रहने के अनुशासन में है जब बाकी सब डर और लालच के हिसाब से चल रहे हों। असली सवाल तो ये है कि क्या इस योजना पर टिके रहने की हिम्मत है?